ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 58 आरक्षण के मामले में लगी हाईकोर्ट की रोक को हटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब राज्य में 58 आरक्षण मिलेगा। आरक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया के बाद छत्तीसगढ़ में श्रेय की राजनीति शुरू हो गई है। जब भाजपा इसे रमन सरकार की उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे वर्तमान सरकार की कोशिशों का नतीजा करार दे रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 58% आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। कोर्ट की ओर से कहा गया था कि आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने आबादी के अनुसार आरक्षण देने को भी गलत माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। छत्तीसगढ़ में अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद श्रेय लेने की कोशिश शुरू हो गई है। भाजपा का मानना है कि 2012 में तत्कालीन सरकार की ओर से आरक्षण पर जो फैसले लिए गए थे, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। यह बीजेपी शासनकाल की कल सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम फैसला आया है, जिसमें 58% आरक्षण को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और यह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर 58% आरक्षण देने की स्वीकृति दी और उस आरक्षण में 32% अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था थी। बाद में कांग्रेस के कुछ लोगों ने आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी। मुख्यमंत्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने हाई कोर्ट में इसको मजबूती के साथ नहीं रखा, न्यायालय में इसको 4.5 साल तक अटकाए रखा। कल इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक के माध्यम से प्रदेश में जल्द ही आरक्षण प्रक्रिया के तहत भर्ती और नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं श्रेय लेने की होड़ में आई भाजपा के बयान पर भी मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम बघेल ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने आरक्षण तो लागू कर दिया था, पर रोस्टर की ही जानकारी नहीं थी। बीजेपी की गलतियों के कारण प्रदेश के युवाओं को भुगतना पड़ा था और अब जाकर जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करके स्टे दिया है, तो भाजपा क्यों अपनी पीठ थपथपा रही है। रमन सिंह जी ने तो सरकार ने इतना घटिया काम किया था। आपने आरक्षण तो लागू कर दिया था, रोस्टर का था पता नहीं था। दूसरी बात यह है, जो कमेटी आपने चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में बनाई और ननकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसको कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया 10 साल तक। 12 में हुआ, मतलब 6 साल तक आप प्रस्तुत नहीं किए और उसी कारण से ये खारिज हुआ था। तो उनके नाकामी के कारण से, उनके गलतियों के कारण से पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगना पड़ा। और अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में हमने सही तथ्य रखा और न्यायालय ने उसे स्वीकार करते हुए जो हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए स्टे दिया है, जो निरस्त किया था उसको स्टे दिया है, तो अब क्यों पीठ थपथपा रहे हैं। और रमन सिंह जी को कहना चाहता हूँ, आप इतना ही आरक्षण के पक्षधर हैं, तो विधानसभा में पारित हुआ है कि 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जाके थोड़ा सा करें ना, 9वीं सूची में शामिल कराए तो हम मानेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे रमन सिंह को। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों में अब श्रेय लेने की होड़ मच चुकी है। भाजपा जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धि मानते हुए अपनी ही पीठ थपथपाने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे अपनी मेहनत का फल बता रही है। अब देखने वाली बात यह है कि चुनाव में आम जनता इसका श्रेय किस राजनीतिक दल को देती है। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 58% आरक्षण की अधिसूचना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे चैलेंज दिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि रमन ने घटिया काम किया, उनकी गलती की सजा पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगनी पड़ी है। तो बहरहाल जिस तरह से 58% जो आरक्षण पहले बहाल था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया है। अब इस आरक्षण को लेकर श्रेय लेने की एक होड़ से मची है और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ में अभय नारायण जी है कांग्रेस से, के शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, साथ में रवि सिंह जी है बीजेपी से। आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। के शर्मा जी के पास चलना चाहूंगा। के शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और जिस फैसले के बाद में कहा यह जा रहा है कि 58% जो पहले आरक्षण था छत्तीसगढ़ में, वही फिर से
हाल किया गया है और इसमें जो पार्टी अपनी अपनी राग आपकी नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो सीधे सीधे तौर पर चैलेंज किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, क्या समझिए? देखिए गांधी जी, सबसे बात है कि निर्णय है कि अंतरिम राहत दी गई है भर्ती। जी जी, तो भर्ती के लिए जो राहत दी गई है बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, टीवी कहीं भी चल रहा होगा तो उसको म्यूट करेंगे। हेलो जी मेरे ठीक है, बोलूं? जी जी बोलिए। तो 58% आरक्षण लागू होने के लिए जो अंतिम राहत दी गई है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है केंद्र सरकार के सामने, केंद्र सरकार के आरक्षण के महत्वपूर्ण डिसीजन उन्हीं को लेना है। जिस तरह से मैं बात करूं कि 3 राज्यों की बात कर रहा था, कर्नाटक की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, तीनों जगह अलग अलग स्थितियां आई है। 76% आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार यहाँ जिस तरह से राजभवन पर और भाजपा पर दबाव बनाए हुए है, 76% आरक्षण तो अभी रुका हुआ है राजभवन में, जबकि झारखंड में आप देखेंगे तो वो लौटा दिया गया है और कर्नाटक में देखेंगे तो राज्यपाल ने साइन कर दिया। ये 3 राज्यों की 3 स्थितियां 50% से ज्यादा जो 93 में जो इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने की संयुक्त बेंच ने जो डिसीजन किया था 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके आधार पर अब जो 58% जो हाई कोर्ट में बिलासपुर में खारिज हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। उसमें एक पक्ष राज्य सरकार भी थे, राज्य सरकार ने वहां जो अपने पक्ष रखे, ये उजागर अभी तक नहीं हुआ क्या पक्ष रखे, लेकिन ये है कि वरिष्ठ अधिवक्ता 3 कांग्रेस के बड़े नेता सिंघवी जी की बात करें, चाहे कपिल सिब्बल जी हो गए, रोहतगी जी हो गए, ऐसे 3 बड़े वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने वहां पे छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष रखा और फिलहाल वो उनको मिल गया है। और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को एक जो रोजगार के जो इंतजार कर रहे, जिनकी उम्र सीमा बाहर जा रही थी, उनको नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए शिक्षण संस्था में भर्ती का मार्ग रास्ता खुला है। ये राहत की बात है। जहां तक कांग्रेस और भाजपा की श्रेय की बात है तो भाजपा ये कह रही है कि हमने जो लागू किया था 2012 में, तो वो जो है उसको फिर से लागू होने के कारण भाजपा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी वर्ग को पहले भी 32% था और अभी भी 32% की बात हो रही है। दिक्कत यहाँ पे 27% की बात हो रही है। तो 27% जो पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलना चाहिए वो रुक गया है। ये जो अभी 76% में होना है वो रुका हुआ है। जी अभय नारायण जी, इन सब के बीच में अगर देखा जाए जो बातें कही जा रही है खासतौर पर डॉक्टर अमन सिंह के द्वारा, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है जिससे युवाओं का समय काफी बर्बाद होता रहा। अभय नारायण जी, देखिए, सबसे पहले तो ये प्रदेश के उन युवाओं के लिए, प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के लिए और जिनका प्रमोशन रुका हुआ था उन सबके लिए खुशखबरी कही जाएगी कि राज्य 15 साल की जो सरकार ने गलती की थी, 2012 में आरक्षण लागू हुआ, कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में सरकार ने 6 साल तक जो आपत्तियां मांगी गई थी उसमें अपना पक्ष नहीं रख पाए। ननकी राम कंवर आयोग का गठन तो कर दिए, रिपोर्ट भी ले लिए, लेकिन ननकी राम कंवर आयोग की रिपोर्ट भी वहां नहीं दी गई, डाटा नहीं दिया गया, जनसंख्या के अनुपात नहीं दिया गया और वो मामला चलता रहा। कांग्रेस के 4 साल में भी वो मामला चलता रहा और अचानक हाई कोर्ट का फैसला आता है कि 58% रद्द किया गया, 50% रहेगा जो पुराना था। उसके बाद कांग्रेस की राज्य सरकार तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील में गई और इसी बीच एक और घटना घटा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक लाकर 76% आरक्षण 58 को बढ़ाकर 76 किया गया, जिसमें ओबीसी के लिए बढ़ाया गया और 4% आर्थिक रूप से जो सक्षम है सामान्य वर्ग के लोग उनको दिया गया। और उस विधेयक को सर्वसम्मति से पास हुआ। भाजपा के 14 विधायक यहाँ विधानसभा में उसका समर्थन करते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास जब वो पहुंचता है तो राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करती और वो बिल रुका रह गया। देखिए, राज्यपाल को जो संवैधानिक अधिकार है, या तो उस विधेयक पे आप साइन करिए या उसको वापस करिए या आप राष्ट्रपति को भेजिए, लेकिन राज्यपाल ने तीनों स्थितियों को खत्म करके उसको रोक के रखा हुआ। और ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दबाव बनाकर राजभवन पर रोकने का काम किया। ये बातें इसलिए सत्य प्रतीत होती हैं क्योंकि कांग्रेस के हमारे आदिवासी विधायक
कांग्रेस के हमारे नेता लगातार राज्यपाल के पास ज्ञापन देने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उस 76% के पक्ष में वहां नहीं गए। आज 58% बहाल करने से सर्वाधिक खुशी बेरोजगारों को और युवाओं की हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तनिक देर नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तत्काल बैठक ली और भर्तियों पर, प्रमोशन पर तत्काल आदेशित कर दिया कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं, जो प्रमोशन रुके हुए हैं, तत्काल पालन किए जाएं। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए कल अच्छी खबर आई थी, उस खबर पे काम भी होना चालू हो गया। लेकिन आरक्षण को लेकर जिस तरह भाजपा राजनीति कर रही है, या तो वो कहे कि 76% के पक्ष में नहीं है, एक तरफ आप विधानसभा में 76% के पक्ष में खड़े होते हैं, आपको मतदाताओं से, आपके उस वर्ग से डर भी लगता है, और दूसरी तरफ आप अंदर दरवाजे से प्रयास करते हैं कि वो लागू ना हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य के मामले में यह भी कहा है कि राज्यपाल या तो हस्ताक्षर करे या वापस करे, रोकने का अधिकार, समझाने का अधिकार उनको नहीं है। हाई कोर्ट में सरकार भी गई थी, लेकिन चूंकि राजभवन और राष्ट्रपति भवन के मामले हाई कोर्ट में नहीं सुने जा सकते, ऐसा कुछ मामला प्रकाशन हुआ था, तो वो रुका हुआ है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था संविधान में है, छत्तीसगढ़ में जिसकी जितनी आबादी उसको उतना आरक्षण मिले, ये लोकतांत्रिक अधिकार के लिए भूपेश सरकार ने काम किया है। और 58% आने के रास्ता खुलने से भर्तियां चालू होंगी, बम्पर भर्तियां हैं, बम्पर प्रमोशन के लोग हैं, सबको राहत मिलेगा, ऐसा महसूस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के डाटा को स्वीकार किया, राज्य सरकार ने अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखा। इसका प्रमाण है कि हाई कोर्ट के रोक के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई चीज को माना है और ये राहत दिया है, तो यहाँ क्या डाटा, यहाँ की लड़ाई, हमारे वकीलों ने सरकार का पक्ष और उन वर्गों का पक्ष बहुत अच्छे से रखा। भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन वर्ग के साथ खड़ी है जिनको आरक्षण के प्रदान कर संविधान में सुरक्षित करने की आवश्यकता है। चलिए रवि जी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पे बीजेपी को ही आड़े हाथों लिया है और उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को चैलेंज भी किया, और उन्होंने ये कहा कि रमन सिंह ने घटिया काम किया था, उनकी गलती की सजा पूरे प्रदेश के युवाओं को भोगनी पड़ी थी। रवि जी, भूपेश बघेल जी का बयान जितना वो कह रहे हैं कि रमन सिंह जी घटिया काम किया था, तो भूपेश बघेल जी का बयान उससे भी ज्यादा घटिया है। क्योंकि एक तो शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, 15 साल के मुख्यमंत्री रहे हैं और इस तरह की बात करते हैं, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। दूसरी बात, आरक्षण पे कांग्रेस ने केवल राजनीति की है, कभी आरक्षण देने का प्रयास नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में जब यही आरक्षण का मामला था तो 14% ओबीसी को था, एसटी को 20% था और एससी को 16% था। जब रमन सिंह की सरकार बनी 2012 में आदिवासियों को 20 से 32% आरक्षण देने का काम किसी ने किया, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया 2012 में। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, 2005 को जो मनमोहन सिंह की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परिपत्र जारी हुआ था, सर्कुलेशन, उसमें ओबीसी को 6% देने का उन्होंने आदेश किया था परिपत्र में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो, आप देखिए, इसलिए उन्होंने 6% ना करके 14% किया, इसलिए 8% बढ़ा। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, 9 जजों की बेंच ने इंदिरा सहानी मामले में दिया था 1993 में कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा क्या कारण था कि डॉक्टर रमन सिंह को 58% करना पड़ा? उसका कारण यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्कुलेशन था उसमें ओबीसी को 6% देना था, जबकि 14% था। यदि उसको कम करते ओबीसी के 6% होते तो उस 8% को यथावत बनाए रखने के लिए 58% हुआ। और हमने डाटा के साथ बात की थी 2012 से 2021 तक, 22 तक, जब तक परिणाम नहीं आए माननीय उच्च न्यायालय से, कांग्रेस की सरकार तो थी 4.5 साल, हमको कहती थी कि बिलासपुर हाईकोर्ट में हमने पक्ष अच्छा नहीं रखा, आपने 4.5 साल अच्छा क्यों पक्ष नहीं रखा? आप वहां पर हारे, तब भी हारते हुए हमको दोष दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा पक्ष नहीं रखा, और आज सुप्रीम कोर्ट में जीत गए तो अपना श्रेय ले रहे। हमने बढ़ाया था 32% हमने बढ़ाया था, और 76% आज भी आरक्षण करने के बाद आदिवासी का 1% आपने नहीं बढ़ाया, 1% नहीं बढ़ाया, 32 का 32 ही रहेगा। ये जो है कांग्रेस की जो चरित्र चाल मैं बता रहा हूँ। पीके खांडे जी जो बिलासपुर हाईकोर्ट में गए थे, आदिवासी के आरक्षण को कम करने के लिए गए थे एससी वर्ग की ओर से, और जब वहां हार गए तो अभय नारायण जी सुनिए, आपने पीके खांडे जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। वो जो जिस व्यक्ति जो सरकार की अब चापलूसी करने बैठा है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगा? हमको समझ में आता है, हमको समझ में आता है कि क्या पक्ष रखेगा। आपने क्या किया था?
आप 16 को सुनिए, आप आपने बाद क्या में किया जवाब था? दीजिएगा। आप मानते हो मुझे 16 बोलने को कम दीजिए, किया था मैंने आपने? नहीं टोका नहीं, मैंने टोका चापलूसी, नहीं। घटिया, इन शब्दों का प्रयोग आप मैंने कर रहे टोका हैं। नहीं है बीच में, मुझे बोलने दीजिए और सुन चापलूसी लीजिए। तो क्या होता है भाई? एक एक करके अपने वर्ग की लड़ाई हर व्यक्ति लड़ता है। हर करता व्यक्ति था को उस अपने वर्ग की लड़ाई लड़ने का हक है। वो दिया एससी वर्ग के नेता थे, आपने उनका कम किया, वो कोर्ट गए थे। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, 30 को 32 का श्रेय आप लेंगे तो 16 का 12 को श्रेय कौन लेगा? सुन लीजिए, हमने किया 20 को 32 आदिवासी का, आपने नहीं किया। और 16 को 12 किसने किया? अब जी 2 मिनट सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ। 16 को 12 आपने किया था ना? हमने उसकी जनगणना के आधार एससी पे वर्ग का कम किया था ना आपने? जनगणना के आपकी सरकार ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 12% एससी वर्ग को आपने कम किया था ना कि नहीं किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय था। अरे जिसको आपने हमने बढ़ाया था तो आपने कम किया था कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। आधार पे देना था। वो हाँ या ना बोलिए ना। इसकी कॉपी दिखा दूंगा, सुन लीजिए बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कल ऐसा क्या हुआ है, आपने तो क्वांटिफाइएबल डाटा न तो सार्वजनिक किया है, न तो क्या कहते हैं हाई कोर्ट में रखा था, क्या सुप्रीम कोर्ट में आपने क्वांटिफाइएबल डाटा रखा है? 2 मिनट की हियरिंग हुई है। और फिर मैं कह रहा हूं, यदि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के में दम है तो आदेश की कॉपी दिखाए सुप्रीम कोर्ट का, कल 58% का। विधि मंत्री आके स्पष्ट करे, दिखाओ कि यह आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। आपके महाधिवक्ता को आके दिखाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही है। अभी कल तो जो हुआ है अभी अखबारों में है, आप आदेश की कॉपी दिखाइए और स्पष्ट करना चाहिए जो भ्रांतियां फैल रही है आपके विधि मंत्री को और एडवोकेट जनरल को। 2 मिनट में ऐसा क्या डाटा आपने पेश कर दिया, ऐसा क्या जादू ये कर दिया कि 58% हुआ? जब तक अभी इसके वो नहीं आएंगे आदेश की कॉपी, मैं पूरी बात नहीं कहूंगा। लेकिन कांग्रेस का जो वो है दोहरा चरित्र हमने देखा है, पीके खांडे को ये करना, आदिवासी आरक्षण को रोकना, और इतना 76% करने के बाद भी आपने नहीं बढ़ाया। ये कांग्रेस की विफलता है और भारतीय जनता पार्टी की सफलता उसी दिन दिख गई थी जब 2012 में हमने आरक्षण को लागू किया और 2022 तक किया। आपकी 4.5 साल की सरकार में आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आप हारे हैं। अभी इंटरिम रिलीफ भी मिला है तो इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। 2 मिनट में खड़े हो गए अभिषेक मनु सिंघवी जी ऐसा चमत्कारी वरदानी पुरुष नहीं है जो जजों की आंखों को बंद कर दे। अब इंतजार कर लीजिए। कांग्रेस की विफलता है और भारतीय जनता पार्टी की सफलता है कि उसने 20 से 32% दिया और 58% भी किया। जहां तक आप बोल रहे थे ना 50% के ऊपर कर्नाटक तमिलनाडु में और नवीं अनुसूची का। हम 2012 में जब राज्य सरकार में थे तब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हमने कभी नहीं कहा नवीं अनुसूची में भेजो। आप राजनीति कर रहे हैं और घटिया शब्द बोलते हैं ना भूपेश बघेल जी, ये घटिया तरीका है कि नवीं अनुसूची में आप शामिल करने के लिए भेज रहे हैं केंद्र सरकार को। हमने नहीं भेजा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम भी भेज कर राजनीति कर सकते थे। आप लोग कर रहे हैं आज नवीं अनुसूची में, क्योंकि पता है नवीं अनुसूची में 76%। चलिए, नवीं अनुसूची का जिक्र आ ही गया है तो के शर्मा जी आप अनम्यूट करेंगे, आपका म्यूट है माइक। इसमें जो बातें कही जा रही है कि जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह, नवीं अनुसूची में शामिल करवा दे, दूसरे के काम में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपनी नाकामी को छिपा रहे हैं, ये बातें मुख्य तौर पे यहाँ पे भूपेश बघेल ने कही कि नवीं अनुसूची में शामिल करा देना चाहिए। निश्चित रूप से 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण का प्रस्ताव सबसे पहले 1993 में लागू हुआ। शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे उस समय। अब बात आ रही है कि अलग अलग 50, ये राजनीतिक और कानूनी दोनों ही मामले हैं। राजनीतिक मामला वीपी सिंह के समय से देख रहे हैं, उन्होंने भी परसेंट बढ़ाने का प्रयास किया तो इंदिरा साहनी मामले में जो 50% रखने का डिसीजन हुआ, उसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस को देने के साथ ही केंद्र सरकार में आरक्षण प्रतिशत 59% हो गया है और कर्नाटक में 56% आरक्षण हो चुका है, राज्यपाल के हस्ताक्षर हो गए हैं। तीसरी चीज झारखंड के मामले में जो लौटाया गया वहां 77% आरक्षण की बात आई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे अभी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि 58 और 76 में अंतर ये हो रहा है कि 32 का 32% आरक्षण ही रहेगा आदिवासियों का, लेकिन जो अनुसूचित जाति के हैं वो 12 से 13 हो जाएगा यदि 76% लागू होता है तो, और जो ओबीसी है वो 14 से 27 चले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फायदा इसमें ओबीसी को होना है और वही ईडब्ल्यूएस को जो अभी नहीं मिल पाएगा 58% में, यदि 76 होगा तो 4% आरक्षण उनको मिलेगा। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को सबसे ज्यादा अभी दिक्कत है क्योंकि ईडब्ल्यूएस को 58% में कहीं कोई भूमिका नहीं, उनको आरक्षण को लेकर। एक बात। दूसरी चीज है राजनीतिक रूप से हम देख
तो जो प्रस्ताव 76% पारित हुआ उसका उपचुनाव के दौर था 2 दिसंबर को, जब ये पारित हो गया तो उस चुनाव में अच्छा उनका रिस्पांस मिला और आगामी विधानसभा चुनाव में भी हम देखेंगे तो आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 76% के दोनों ने ही श्रेय लेने की बात कहे तो दोनों ने ही बहुमत से पास किया है। और 9वीं अनुसूची में जब तक हस्ताक्षर चाहे 76 की बात हो, मुझे लगता है 58% के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट यदि पास कर देता है ये निर्णय के रूप में, अभी तो के लिए और पूरी बात जो अब आने वाले समय में जब सुनवाई के बाद क्वांटिफाइबल आयोग की जो रिपोर्ट है वो सरकार एक महत्वपूर्ण हथियार मुझे लगता है कि आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। अब बात आती है यहाँ पे राजनीतिक रूप से जो 76% आरक्षण यदि लागू होता है तो कांग्रेस के लिए लाभकारी है और 58% जो आरक्षण की बात है, चूंकि भाजपा शासनकाल ने इसको लागू किया था, उसके बाद अभी 4 साल तक भूपेश बघेल की भी सरकार रही और अभी हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद सितंबर से अब तक सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बात आ रही है कि बड़े वकीलों को वहां पे खड़ा किया गया और तर्क रखा गया, तो वो तर्क निश्चित रूप से अभी इंतजार है कि क्या तर्क के आधार पर आरक्षण को अंतिम राहत मिली है। अब ये डिसीजन हो जाएगा तो वो राजनीतिक रूप से बात अलग, दोनों का दावा चलते रहेगा, उसका डिसीजन जनता को करना है आगामी विधानसभा तक चुनाव चलते से। लेकिन अभी जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, जो शैक्षणिक संस्थाओं में रुका हुआ था, उनको सबसे बड़ी राहत मिली है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने इसी को महत्वपूर्ण ग्राउंड माना है कि बेरोजगारों को जो नुकसान हो रहा है शिक्षण संस्थाओं में भर्ती के लिए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में, तो उनके युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिसीजन दिया है कि 58% के आधार पर आरक्षण करें, क्योंकि 50% के आधार पर नहीं हो रहा था, जबकि हाई कोर्ट में 50% के आधार पर भी आरक्षण लागू करते हुए नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी थी। ये एक कंप्लीट बात होगी, उसमें देखेंगे। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसमें स्पष्ट डिसीजन आना चाहिए, क्योंकि 3 राज्यों में अलग अलग प्रकार की जो बातें आ रही है, ये एक महत्वपूर्ण बात है और तीनों जगह राजभवन की भूमिका जो है जो अलग अलग आ रही है। तो देश में एक जैसे यदि विचार है, एक जैसे कानून की पालन करने की बात करें, 50 से ज्यादा होगा तो केंद्र में भी है, तो कर्नाटक में है और फिर झारखंड में है, तो कई राज्यों की जो बात है, अलग अलग राज्यों के हिसाब के जगह में एक नीति निश्चित आना चाहिए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से इसमें डिसीजन के इंतजार सभी राज्यों को होगा। जिस तरह से मराठा आरक्षण को भी उन्होंने खारिज किया था, लेकिन अभी 50% को अंतर होगा कि 58% को होगा, ये डिसीजन आना है। फिलहाल ये अंतरिम राहत जी, चलिए अंतिम राहत है, लेकिन इस बीच में जो श्रेय वाली राजनीति जारी हो चुकी है, अभय नारायण जी, श्रेय तो बीजेपी ले रही है, सीधे तौर पे कहना है कि उन्होंने लागू किया और वही व्यवस्था चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि 20 को 32 पर करके आपने एहसान नहीं किया था। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 20% थी तो 20% उनको आरक्षण मिलता था जी। एससी की आबादी 16% थी तो उनको 16% आरक्षण मिलता था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद उनकी आबादी 32% आदिवासियों की हो गई तो 32% मिल रहा है। ये आबादी 16 से कम हो गए, 12% से कुछ ऊपर आई, 12.5 के आसपास, तो 12% मिलता था। इसमें भाजपा कांग्रेस कहां से आ गई? जिस वर्ग की जितनी आबादी थी उनको उतना आरक्षण दिया गया और 58% हुआ, 58% आपने लागू किया। और ये बार बार कह रहे हैं खांडे जी, हर नेता अपने वर्ग की लड़ाई लड़ता है। आज एसटी के नेता एसटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज एससी के नेता एससी की लड़ाई लड़ रहे हैं, ओबीसी के नेता ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी अपने वर्ग की लड़ाई लड़ता है। उनको लगा कि 16 से हमारा 12 क्यों हुआ, वो कोर्ट गए और कोर्ट का एक फैसला आया। आज सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने बहुत मजबूती से सारा कुछ सरकार ने हाई कोर्ट में भी रखा था, लेकिन जिन 6 सालों में बेसिक डाटा इनको देना था, जिन 6 सालों में ननकीराम कंवर आयोग की रिपोर्ट इनको जमा करनी थी, ये कोई ऐसा काम नहीं किए। पेशी अटेंड नहीं करते थे, वकील खड़ा नहीं होता था, ये तो मदमस्त थे शासन करने में। इनको तो लगा कि हम जीवन भर के लिए छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं। जो आखिरी का अंतिम 15वां साल था इनका, उसमें तो कार्यकर्ता निराश थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विद्रोह किया। आज आप 90 सीट में केवल 14 और 15 सीट में सिमटे हैं प्रवक्ता महोदय, तो आत्मचिंतन करिए, अवलोकन करिए, कांग्रेस पे आरोप मत लगाइए। कांग्रेस तो जनता के बीच में काम कर रही थी और 15 साल के बाद जनता ने हमको तब मौका दिया जब आपसे उब गए थे, आपके भ्रष्टाचार के, आपके कमीशन से,
आपके नौकरशाही से जब सबसे उब गए तो हमको स्वीकारता हुई और हम 68 सीटों के साथ आए। और जितने उपचुनाव हुए अभी कांग्रेस के 4 सालों में आदिवासी सीटों के, सब उपचुनाव में हमने अपनी स्थिति मजबूत की, सारी सीट हमको आई। न तो आप आदिवासियों के बीच में हैं, न तो आप एसटी के बीच में हैं। आज इतने बड़े आदिवासी नेता 77 साल की उम्र में आपको छोड़ के चले गए। प्रवक्ता जी, डाटा मत बताइए, चिंतन करिए। कांग्रेस संविधान के हिसाब से काम करती है, लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी वर्गों का संरक्षण करती है। छत्तीसगढ़ में जिसकी जितनी आबादी उसका उतना आरक्षण, इसलिए हम 76% पे गए हैं। और यदि थोड़ी भी भाजपा के पास, मैं तो शब्दों का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करूंगा, अगर भाजपा को चिंता है छत्तीसगढ़ की तो 9 सांसद छत्तीसगढ़ ने आपको दिए हैं। हमको 68 सीट दिया विधानसभा का। चलिए, तो 9 सीट सांसद का मिला है, तो लिहाजा दिल्ली में जो अक्सर बात कही जाती है कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को रखा जाए, रवि जी सीधे तौर पे अभय नारायण जी आपको ही टारगेट कर रहे थे कि आप लोग मुझे तो लगता है दिल्ली में बात अच्छी तरीके से नहीं रख पाते हैं। जी, मुझे तो लग रहा था भाई जी आज क्या कहते हैं आरक्षण पे बात करेंगे, उसके तकनीकी पहलू पे बात करेंगे, सरकार के पक्ष पे बात करेंगे, तो राजनीति करने लग गए। कहाँ मतलब 68 सीट, कहाँ हमको 14 सीट। यदि इसी से लोकप्रियता का पैमाना नापा जाए तो कांग्रेस के प्रवक्ता जी को कहना चाहता हूं कि आज 44-52 सीट पे सिमट पे के रह गए केंद्र में। देश में 2-3 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तो कांग्रेस तो खाक में हो गई, धूल में मिल गई। इनकी हैसियत क्या रह गई? यदि हमको 14 सीट का सिखाते हैं तो आज जाके देखें कितने राज्यों में, अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जब चुनाव होगा, राजस्थान में इनको अपनी जमीनी हकीकत समझ में आ जाएगी यदि 54 सीट रखते हैं। रही बात ये जो बोल रहे थे उपचुनाव का, अरे 15 उपचुनाव छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में हुआ, हमारे समय 15 का 15 जीते थे हम। और संविधान का इतना दिखाव करते हैं ना पालन करने वाले लोग आप, तो कितने आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, किसी से छिपा नहीं है। दूसरी बात, अभी क्या कहते हैं आप राज्यपाल के बारे में क्या क्या बोले हैं आरक्षण के मामले में, कांग्रेस के लोग सोचे। नवीं अनुसूची में डालने का एक इनको उदाहरण बता देता हूँ। नवीं अनुसूची केंद्र सरकार का विषय है, आज तक मात्र तमिलनाडु जो है उसी को नवीं अनुसूची में रखे। वो भी कब रखे मैं बताता हूँ, 1992 में रखा गया था। इंदिरा साहनी का मामला 1993 में आया। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन 1992 में तमिलनाडु का चला गया था नवीं अनुसूची में, इसलिए बच गया। 1993 के बाद किसी राज्य का भी कहीं नवीं अनुसूची में नहीं गया है, और ये हमको मालूम है छलावा है। कांग्रेस के लोग जो बोलते हैं ना संवैधानिक प्रावधानों का पहले पढ़ के आ जाए, नवीं अनुसूची में शामिल करना इतना आसान होता है क्या? और राज्य के अनुसार यदि कह रहे हैं कि आरक्षण होना चाहिए तो कितना, 20 को 32 तो हमने किया ही है ना। और उसके बावजूद 6% जो ओबीसी का था, यदि उसको 14% देने का काम किया है, जबकि 6 का रिकमेंडेशन था, 8% यदि दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस के वे लोग हैं जो अभी लड़के परीक्षा आयोजित करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, दौड़ा दौड़ा के मारे हैं। कैसा मारे हैं आपने देखा है, साधना टीवी ने भी दिखाया है, हम सब ने देखा है। ये बच्चे अपने अधिकार के लिए गए थे कि प्रतियोगी परीक्षाएं हो, रोस्टर जारी कर दे, और यही कांग्रेस की सरकार उनको दौड़ा दौड़ा के मार रही थी। कोचिंग संस्थानों को इन्होंने नोटिस दिया है, एक अपराधियों की तरह नोटिस दिया है कोचिंग संस्थानों को कि आपने इन लड़कों को लेकर आया। अरे किसी के अधिकार का नेतृत्व करना अपराध है कांग्रेस के प्रवक्ता जी, तो ये अपराध हम बार बार करने के लिए तैयार है। आप उनको अपराधियों की तरह नोटिस दिखा के FIR करा रहे हैं, लड़कों को जेल में रखे। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रतियोगी परीक्षाओं ने 2 बार आंदोलन किया, किसी पे लाठीचार्ज नहीं हुआ, किसी पे नहीं किया, क्योंकि हम छात्रों के हित की सोचते हैं। 2000 में राज्य का गठन हुआ, अजीत जोगी ने 2003 में PSC का गठन किया, 3 साल इन्होंने भर्ती नहीं की, जबकि मध्य प्रदेश में कंटिन्यू परीक्षा होती थी, 3 साल इन्होंने परीक्षा नहीं लिया है। तो ये किसका दोष है? कांग्रेस का दोष है। इनके समय विज्ञापन भी कम आता है, ना ही ये परीक्षा लेते हैं। 2018 में सब इंस्पेक्टर का परीक्षा निकला था, अभी तक परीक्षा नहीं ले सके, और ये प्रतियोगी छात्रों का और युवाओं का हित की बात करते हैं। हकीकत में जब जब कांग्रेस आती है, बेरोजगारी आती है, ये केवल रोजगार के मामले में दिखावा करते हैं, कुछ नहीं। आप बेरोजगारी भत्ता पे देख लीजिए, जितना रोजगार की पात्रता होनी चाहिए थी। अंतर हो रहे हैं रवि जी, देखिए क्या है, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार पर कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी दर को लेकर अपनी अलग तरीके से बात रखती है, जो आंकड़े हैं उसके आधार पे बात रखी जाती है। बहरहाल जो आरक्षण पे लेके दोनों पार्टियों के बीच में जो श्रेय लेने की होड़ सी मची हुई है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल मैं के शर्मा जी से लेना चाहूंगा। के शर्मा जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पार्टियां अपना अपना राग अलाप रही है, ऐसे में मना मस्तिष्क अगर समझा जाए जो छत्तीसगढ़ की जनता है, और ऐसे में चुनाव में क्या असर इसका पड़ेगा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? जी,
निश्चित रूप से चुनाव की जहां तक बात करें तो अभी 32% आरक्षण में दोनों को ही 58 में भी और 76 में भी, जैसे मैंने पहले कहा। लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में 29 में से 27 विधायक अभी कांग्रेस के पास है। अब यदि 76% आरक्षण लागू होता है तो 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा, जिसका पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री होने के कारण भूपेश बघेल पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे और कांग्रेस को लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि 27% आरक्षण ओबीसी को जाएगा तो उसका वोट बैंक निश्चित रूप से प्रभावित होगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडब्ल्यूएस को जो 4%, उनकी भूमिका क्या होगी? क्या 4% को स्वीकारते हैं या 10% के लिए कोर्ट जाते हैं? ये एक बात रहेगी। तो कुल मिलाकर के कोर्ट की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुझे लगता है कि कर्नाटक में भी स्थिति आएगी, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी लोग वहां पे कोर्ट जाएंगे कि 50% से अधिक आरक्षण का क्या डिसीजन होता है। तो ये कानून कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को फिर से एक बार मुझे लगता है कि स्पष्ट करना होगा कि 50% से आरक्षण मान्य है कि नहीं है। केंद्र में जैसे है उस तरह से छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड में क्या स्थिति निर्मित होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। राजनीतिक रूप से जैसे मैंने पहले कहा कि आदिवासी अभी कांग्रेस के पास है, और यदि स्थिति ये फिर से ओबीसी आरक्षण बढ़ जाता है तो 27% आरक्षण यदि हो जाता है 14 से बढ़ करके, तो इसका लाभ भी कांग्रेस भी उठाने का, ये राजनीतिक पहलू है। लेकिन भाजपा अपने स्तर पर जो 2012 को लागू करने के 58% आरक्षण के मामले में जो कुछ भी है और उसका बताने की कोशिश कर रही है कि हमने जो लागू किया था, फिलहाल जो नुकसान की संभावना दिख रही है आदिवासियों में 20% होने का, तो वो चीज खत्म हो चुका है, क्योंकि फिर से 32% लागू हो चुका है। भाजपा ये कहने की स्थिति है कि आदिवासियों को 32% आरक्षण हमने दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया। पार्टियों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के बीच में जो मन मस्तिष्क जो है, अलग अलग वर्ग जो अपने तरीके से इसको कोडिंग और डिकोडिंग कर रहा है कि इसको आरक्षण को किस तरह से समझा जाए, क्योंकि जो 58% था वो यथावत है। बहरहाल जो प्रमोशन है, जो नौकरियां हैं, जो एक थम सा गया था, सारे प्रोसेस वो फिर से शुरू हो चुके हैं, और ऐसे में जो छत्तीसगढ़ की युवा है उनके लिए एक रास्ता खुल सा चुका है। सियासत अपनी जगह है, सियासत चलती रहेगी और आरक्षण पे दोनों पार्टियां अपना श्रेय लेने की जद्दोजहद में लगी हुई है। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मैं के शर्मा जी आपका, रविंद्र जी आपका और साथी अभय नारायण जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। थैंक यू।